धन्यवाद इंतजार करने के लिए। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में शुरुआत करूंगा। देखिए, आज जो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एनसीडीएक्स ने ये जो स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, ये 18 जनवरी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलॉन्च किया था। इससे पहले एनसीडीएक्स में 2012 तक स्टील की काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुआ करती थी। मगर उसके बाद जो है कुछ बीआईएस के कुछ नॉर्म्स ऐसे आए थे जिसमें मार्केट में जो उस नॉर्म्स के हिसाब से उसकी रियल प्राइस डिस्कवरी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, जिससे वॉल्यूम्स काफी हैम्पर हुई थी। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि हमारे को इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना चाहिए। आज जब चीजें ठीक हो गई हैं, बीआईएस का प्रोडक्शन मार्केट में काफी ज्यादा आ गया है, तो उसके बाद हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया और हमारे को अभी तक का जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफी सराहनीय है, काफी अच्छा है। और हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बनता जा रहा है। तो अब अगले 20 से 25 मिनट में मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, और अंत में हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला चालू करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल रहेंगे, जो दुविधाएं रहेंगी, हम प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग उसको आपके सवालों का जवाब दे पाए और कैसे हम लोग उसका उत्तर दे पाए। तो अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरुआत करूंगा। देखिए, सबसे सॉरी, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस कैन टेल वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। एक्चुअली थोड़ा सा इशू आ गया था स्क्रीन के अंदर, तो मे बी समवन कैन हेल्प मी आउट वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल। Visible, sir. Quite visible. ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये जो स्टील है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आपको इसमें चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो स्टील जो आप लोग देखते हैं, जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि टीवी में लगता है स्टील, फ्रिज में लगता है, कार में लगता है, मोबाइल टावर्स में लगता है, जो बड़े बड़े हाई टेंशन वायर्स जाते हैं उसमें स्टील लगता है। तो हमारे मन में ख्याल आता है, ये जो भाई स्टील का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है वो कौन सा स्टील है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टील कौन सा स्टील है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टील जो है वो कैसे क्लासिफाई होता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्टील को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दी नॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो कि वर्जिन रॉ मटेरियल सीधा मदर से, जो धरती से जो रॉ मटेरियल लेके, जैसे कि आयरन और कुकिंग कोल, डोलोमाइट वगैरह लेके जो उससे जो स्टील बनाते हैं, वो मेनली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो नॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कि यूज्ड मटेरियल को, जैसे कि स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, इनको रॉ मटेरियल लेके जो स्टील बनाते हैं, वे नॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल जैसे मैं आपको लेना चाहूंगा, टाटा, जिंदल, सेल, आर्सलर मित्तल, निपॉन, ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। नॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि हमारी स्टेट में, जैसे कि कामधेनु हो गया, राठी हो गया, एसआरएमबी हो गया, कैप्टन टीएमटी हो गया, गार्जियन हो गया, मोनो हो गया। तो ये लोग नॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली।
तो ये दो तरीके की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब उसके बाद में आता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट की दो कैटेगरी है। लगभग लगभग 2600 वैरायटी की स्टील है जो कि बाजार में इस टाइम अवेलेबल है। वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, फ्लैट प्रोडक्ट्स और लॉन्ग प्रोडक्ट्स में। फ्लैट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे जब आप हाईवे पे जा रहे हो या कहीं बाहर सड़क पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा ट्रक्स के ऊपर कॉइल की फॉर्म में जो गोल 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 स्टील लिपटी भी जाती है, वो कॉइल्स कहलाती है। तो HR कॉइल्स और CR कॉइल्स, ये जो गुड्स होते हैं ये बेसिकली आप देखेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, वाइट गुड्स होते हैं, उसमें ये लगते हैं। और जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं, जैसे कि एंगल, चैनल, TMT। TMT जिसे हम सरिया बोलते हैं, गाटर हो गया। तो बेसिकली जो स्टील कंस्ट्रक्शन के काम आता है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स में आता है, और जो स्टील बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कार्स और अप्लायंसेज में काम आता है वो फ्लैट प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद जो है रफली इंडिया की जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें से जो इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है वो फ्लैट का है। रफली रफली 110 मिलियन टन आज इंडिया में स्टील प्रोड्यूस होता है। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 66 मिलियन टन जो स्टील जो प्रोड्यूस होता है वो फ्लैट का होता है, और जो बाकी बचा हुआ जो 44 टन जो रहता है वो अपना लॉन्ग प्रोडक्ट्स का रहता है। NCDX का जो स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है वो मेनली स्टील लॉन्ग इंडस्ट्री को केटर करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को केटर करता है। जो हमारे जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेन प्रोड्यूसर्स, वो आयरन ओर से स्टील बनाते हैं, और जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग स्क्रैप, स्पॉन्ज, आयरन को यूज करते हैं स्टील बनाने में। रफली चाइना इज द किंग इन प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर मैं चाइना की बात करूं तो रफली रफली चाइना में जो है 2019 में लगभग 1000 मिलियन मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस हुआ था। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है जो कि ठीक उसका 1/10 स्टील प्रोड्यूस करता है, लगभग 112 मिलियन टन, फॉलोड बाय जापान, US, रशिया एंड साउथ कोरिया। अगर हम कंजम्पशन की भी बात करते हैं तो रफली रफली चाइना जो है 50% ऑफ द स्टील कंज्यूम करता है, followed by again India, Japan, South Korea and other major important countries. तो चाइना जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे को ध्यान रखना। अगर मैं इंडिया की बात करूं इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो रफली रफली इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उतना ही एक्सपोर्ट करता है। देखिए स्टील जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 2600 वैरायटी की स्टील जो है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल स्टील है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट के नाम पे काफी स्क्रैप इंपोर्ट करता है, आयरन ओर इंपोर्ट करता है। तो रफली रफली अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो मोटा मोटी बैलेंस्ड है। और रफली रफली हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग लगभग 6.69 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया था एंड 8.24 मिलियन टन हमने अपना स्टील एक्सपोर्ट किया था। अब मैं आऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्टील के प्राइसेस इफेक्ट करते हैं। ग्लोबल आयरन ओर प्राइस मूवमेंट। देखिए आयरन ओर जो है वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग आयरन ओर यूज करते हैं स्टील बनाने के लिए। तो जो आयरन ओर का जो प्राइस मूवमेंट, यानी कि जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस मूवमेंट, अगर उसमें जो भी उतार चढ़ाव आता है वो स्टील प्राइसेस में हाथों हाथ रिफ्लेक्ट होता है। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस डायनेमिक्स, जैसे स्टील है, जैसे अभी अभी का मैं उदाहरण देता हूँ, चाइना में बातें आ रही हैं कि चाइना अभी जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिबेट देता था अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने मैन्युफैक्चरर्स को, उसको कम करने की बात चल रही है। तो अगर वो रिबेट कम होगी तो चाइना जो एक्सपोर्ट करने में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ करता था वो कम हो जाएगा, तो वो किसी और कंट्री के लिए एडवांटेज होगा। यानी कि जो माल चाइना एक्सपोर्ट करता था अब चाइना रिबेट कम होने की वजह से वह माल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो अदर जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हो सकता है इंडिया उसे एक्सपोर्ट कर पाए। तो जो, और जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई चाइना और ऑस्ट्रेलिया का एक कोल्ड वॉर हुआ था जहां पे उन्होंने कहा था कि हम आयरन और जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेंगे। तो या वाले का जो ब्राजील की सबसे बड़ी आयरन और माइंस है उसका डैम टूट गया था, या अभी कोरोना का हमने देखा था कि सारी इकोनॉमी एक तरीके से श्रिंक हुई थी। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और GDP ग्रोथ रेट इन मेजर स्टील कंज्यूमिंग कंट्रीज, जैसे कोरोना का मैंने आपको एग्जांपल दिया,
2008 के रिसेशन के बारे में, 2012 के बारे में, बैंक्स कोलैप्स के बारे में। तो बेसिकली स्टील क्या है, वो हर डेवलपिंग इकोनॉमी में कंज्यूम होता है, हर डेवलप्ड इकोनॉमी में कंज्यूम होता है। तो वहां की कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है, उससे भी स्टील के भाव पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आप देखें कि अगर आपकी कंट्री में, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स काफी ज्यादा आ रही हैं। 1 से 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम लोग 5 लाख करोड़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, स्पेंड करने वाले। तो इससे जो है स्टील सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और स्टील का कंस्ट्रक्शन में काफी बड़ा शेयर होता है, तो उससे भी भाव पे काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। स्टील डिमांड सप्लाई इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। किसी भी कमोडिटी को चलने में, उतार चढ़ाव में, उसकी इनहेरेंट डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो कमोडिटी की डिमांड सप्लाई कैसी चल रही है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मैं बात करूंगा कि भाई जो स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो स्टील इंडस्ट्री की वैल्यू चेन कैसी है। देखिए, सबसे पहले आती है रोलिंग मिल, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर से मिलती है। जो रोलिंग मिल्स क्या होती हैं, जो बेसिकली इंगोट और बिलेट को खरीदती हैं और उसको टीएमटी बनाती हैं, जैसे कि राठी, कामधेनु, गार्जियन, मोनो। ये सब मैंने आपको कुछ नाम बताए। ये लोग बेसिकली इंगोट बिलेट लेती हैं, उसको रोल करती हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट में, शेप एंड साइज में उसको कन्वर्ट करती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्क्रैप ट्रेडर्स। स्क्रैप ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली बाजारों से स्क्रैप एक्यूमुलेट करते हैं, या जो कोई बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं उनमें वहां से स्क्रैप लेते हैं। जो शिप्स वगैरह पुरानी अलंग वगैरह में टूटने के लिए आती हैं, तो उनको लेते हैं। तो वो लोग वहां से स्क्रैप कलेक्ट करते हैं और फर्नेसेस को बेचते हैं। ये स्क्रैप जो है, ये रॉ मटेरियल होता है इंगोट और बिलेट का। फर्नेस ओनर्स वो जगह होती है जहां पे इंगोट और बिलेट प्रोड्यूस होता है। स्पॉन्ज प्रोड्यूसर्स वो लोग होते हैं जो कि आयरन ओर और कोल को यूज करके आयरन ओर से स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं, और स्पॉन्ज आयरन इनफैक्ट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंगोट एंड बिलेट प्रोडक्शन। यानी कि स्क्रैप और स्पॉन्ज दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। जो भी बाजार में सस्ता होता है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन हाउसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो कि डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट के बायर्स होते हैं, और इसके अलावा वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और स्पॉन्ज आयरन, बिलेट चैनल एटसेट्रा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि भाई स्टील डिमांड कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में स्टील की डिमांड रहती है। तो आप देखेंगे एनर्जी, डिफेंस, पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, अप्लायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। मतलब स्टील का इस्तेमाल आप देखेंगे सब जगह। हमने कुछ आपको दिखा रखा है। अगर आप देखें, ऑटोमोटिव में पिलर, आपके गाड़ी के चेजेस, पिलर्स, व्हील, एक्सल बनाने में यूज होता है। अप्लायंसेज में आप देख सकते हैं डोर, पैनल्स, कवर्स, बैक कवर्स। एनर्जी इंडस्ट्री में आप देखेंगे जो ऑयल टैंक्स वगैरह जो बनते हैं, उसमें स्टील का इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो ब्रिजेस बनते हैं, जो रोड्स बनती हैं, जो रेलिंग्स बनती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन में टीएमटी का इस्तेमाल रहता ही है। वाटर रेजिस्टेंट इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग इंडस्ट्री में ड्रम्स वगैरह बनते हैं। एग्री इक्विपमेंट्स में आप देखते हैं जो पीछे जो एग्रो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होता है। डिफेंस है। मतलब स्टील का जो अगर आप इस्तेमाल देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हर इंडस्ट्री में स्टील का उपयोग होता है। तो जो एनसीडीएक्स का जो स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वाइडर इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट को केटर करता है। मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं बाजार से, जो भी लोग इस टाइम पे काम करते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो है स्टील का इस्तेमाल रहता ही रहता है। अब मैं बात करूंगा कि मेजर स्टील प्रोडक्शन रीजन्स कौन कौन से हैं। अगर आप देखें तो पंजाब में मंडी गोविंदगढ़, लुधियाना, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मध्य प्रदेश में इंदौर, राजस्थान में जयपुर, गंगानगर, कोटा। तो बेसिकली मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य है कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वाइडर इंडस्ट्री को केटर करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लार्ज सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि काम करते हैं, और जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से एकदम स्कैटर्ड है अक्रॉस इंडिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैंने वेरियस इंडस्ट्रीज की बात करी आपसे, आपको ये सब बताया कि भाई कैसे कैसे इसमें रहता है, तो क्या क्या इसमें हो सकता है। अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि स्क्रैप और स्पॉन्ज जो है वो इंगोट बिलेट का रॉ मटेरियल है, और टीएमटी जो है वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो जो आप स्लाइड अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्री बनी हुई है बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा प्राइस कोरिलेशन है।
बेसिकली इंगॉट के भाव में से आप 11,000 रुपया माइनस कर देंगे तो वो आपका स्क्रैप का भाव आ जाएगा। इंगॉट के प्राइसेस में से आप 12,000 रुपया लेस कर देंगे तो वो स्पॉन्ज का प्राइस हो जाएगा। इंगॉट के भाव में आप 4,500 से 5,000 रुपया ऐड कर देंगे तो वो आपका टीएमटी का प्राइस हो जाएगा। तो मोर और लेस जो मैं आपको ये कन्वर्जन बताया है इसमें 400-500 रहता है, और जो मेजर ड्राइविंग फोर्स जो रहती है वो इंगॉट रहती है। जो भी इंगॉट के भाव में जो चेंजेस आते हैं उसी चेंजेस से बाकी सारे भाव जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। अब ये छोटा सा एक कोरिलेशन है जो हमने बनाया है कि इंगॉट बिलेट का जो रफली जो कोरिलेशन है, इंगॉट का स्क्रैप से 0.98% का कोरिलेशन है, बिलेट से 0.98 का है, और रिबार से इंगट का 0.99% कोरिलेशन। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे हमने ये कोरिलेशन मैट्रिक्स इसमें बताई है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि अगर हमारे को मान लीजिए 100 टन इंगॉट हेज करना है अगर हम कोई भी मटेरियल हेज करना है तो हम 100 टन से क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 टन अगर हम इंगॉट हेज करते हैं तो हमारा 100 टन बिलेट हेज होता है। अगर हम 100 टन इंगॉट हेज करते हैं तो 121 टन स्क्रैप हेज होता है। रिबार हमारा 66 टन हेज होता है, और स्पॉन्ज सीडीआरआई और पीडीआरआई ये लगभग 102 और 116 टन हेज होता है। बस एक चीज आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, ये जो कोरिलेशन है ये प्राइस लेवल का कोरिलेशन है। देखिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। एक होती है बेसिस ट्रेडिंग, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंडी गोविंदगढ़ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो मंडी गोविंदगढ़ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप देख रहे हैं कि आज मंडी गोविंदगढ़ का भाव जो है लगभग 42,300 है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 41,300 चल रहा है। तो आप सस्ती जगह खरीद के महंगी जगह बेच सकते हैं, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो चाहे वो फ्यूचर्स मार्केट हो, क्योंकि अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी दोनों रेट्स को एक होना ही होना है। तो ये एक बेसिस ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा एक कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग होती है जिसमें हम 2 महीनों के फर्क के बीच में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल का भाव चल रहा है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है 41,300 रुपया, और मार्च और जो मई महीना है उसका भाव चल रहा है 41,600 रुपया। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में एक टेम्पररी डिमांड आ सकती है, तो उससे क्या होगा कि खाली आपका अप्रैल वाला महीना शूट अप होगा और आपका मई वाला मंथ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली क्या रहेगा, जो ये फर्क है ये कम हो जाएगा। या इसका वाइस वर्सा होता है, आपको लगता है कि आने वाले अगले महीने में कुछ ड्यूटी में स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, या डिमांड बढ़ सकती है, या बारिशों का मौसम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो बेसिकली जब भी आपको लगता है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक फर्क रह सकता है तो आप उसको बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन एक्सचेंज बिजनेस हेजिंग भी आप कर सकते हैं, और कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मंडी में यानी कि स्पॉट में आपका रेट आ रहा है 41,000 रुपया, और आपका फ्यूचर्स पे रेट आ रहा है 41,800 रुपया, और मान लीजिए कि सस्ती जगह से हम खरीदते हैं और महंगी जगह हम लोग बेचते हैं, तो उसमें हमारा मान लीजिए 250-300 रुपये टन का खर्चा आता है। तो उसके बाद भी हमारे को 500 रुपया टन बच रहा है, जो कि रफली 1% है। तो हम लोग स्पॉट से खरीद के एक्सचेंज पर डिलीवर कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी। अब मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 जनवरी को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, तो ये लगभग एक स्टडी स्टार्ट है। हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है 1700, 1800, 1600, 1700 टन तक पहुंच गया था। उसके बाद अभी वापस हम लोग 250-300 टन से एक्सपायरी के बाद से दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। लगभग एक डिसेंट वॉल्यूम है, 400-500 टन का रोज का काम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी है, तो इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए 2-3 चीजें जो आपको जो मेन जो देखने वाली हैं, आप ये देखिए कि लगभग 18 फरवरी के आसपास आते आते स्पॉट और फ्यूचर जो है दोनों मिल रहे हैं। और लगभग ये थोड़ा सा स्लाइड ये आ नहीं पा रहा है, आप देखेंगे कि 18 मार्च को भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तब भी स्पॉट और फ्यूचर एक हो जाते हैं। तो जो मैं आपको जो बता रहा था कि अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी दोनों भाव एक साथ रहते हैं और एक ही जगह बिकते हैं। ये कुछ हमारी डिलीवरी डिटेल्स हैं। अगर किसी आदमी को लगभग स्टील हमारे यहाँ डिलीवरी देनी है तो लगभग 340 से 380 रुपए टन का खर्चा आता है। और अगर आप लोग स्टील की डिलीवरी हमारे प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो लगभग सब खर्चा मिला हम लोग एक रफ एस्टिमेट है 140 से 160 रुपए टन का खर्चा आता है। जो कॉस्टिंग की डिटेल्स हैं वह स्लाइड में भी अवेलेबल, अगली स्लाइड में भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप एनसीसीएल की वेबसाइट से जाके भी इन सब चीजों को देख सकते हैं।
इसके अलावा मैं स्टील कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहूंगा। स्टील लॉन्ग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 MT के हिसाब से ट्रेड होता है। इसकी जो भाव आते हैं रुपीस पर MT में आते हैं। इसका जो टिक साइज है वो 10 रुपए टन का है, यानी कि 40,010, 40,020, 40,030 या फिर 40,100, 110, 120, यानी कि 10-10 रुपए के मल्टीपल में आप अपनी बिड्स प्लेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिस सेंटर है वह मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में है, और जो इसका डिलीवरी सेंटर है वो भी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब है। इसके अलावा स्टील लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का एक एडिशनल डिलीवरी सेंटर है गाजियाबाद में, जहां पे हम लोगों का 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 41,000 रुपए पे एक्सचेंज सिस्टम पे माल बेचा और आप डिलीवरी अगर गाजियाबाद में देते हैं तो आपको 40,000 रुपीज पर टन के हिसाब से पेमेंट होगी, क्योंकि गाजियाबाद 1,000 रुपए टन के डिस्काउंट में है। इसके अलावा ये कुछ हमारी क्वालिटी के कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स है। इंगॉट और बिलेट, इंगॉट हमारा बेस ग्रेड है, बिलेट हमारा प्रीमियम ग्रेड है। बिलेट में जो है वो हम लोग जो है 400 रुपए का आपको प्रीमियम देते हैं। इसके अलावा 3.5 4.5 का साइज का इंगॉट हम लोग लेते हैं। देखिए देखिए ये बहुत डिटेल केमिस्ट्री दे रखी है। बेसिकली जो भी स्टील हमारे यहाँ जो एक्सचेंज क्वालिटी को कंप्लाई करती है वो BIS ग्रेड की होनी चाहिए और BIS मानकों को फॉलो करना चाहिए। तो BIS 2830 या 2831 जो भी इस क्वालिटी का इंगॉट बिलेट होगा विद गिवन साइजेस 3.5 4.5 या बिलेट 100 से 110 का, वो आप एक्सचेंज में डिलीवर कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरा थोड़ा सा क्विक एक मैंने आप लोगों को स्टील के बारे में बताया है। आप लोगों का कोई भी अगर सवाल हो तो आप लोग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे को काफी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। कोई क्वेश्चंस? नॉन एनसीडीएक्स हेज के बारे में देखिए नॉन एनसीडीएक्स हेज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मंडी गोविंदगढ़ का भाव चल रहा है 41,000 रुपीज और दुर्गापुर का भाव चल रहा है। दुर्गापुर और मंडी गोविंदगढ़ में बेसिकली 3 रुपए किलो का अंतर रहता है, यानी कि अगर मंडी गोविंदगढ़ 40,000 रुपए टन रहती है तो दुर्गापुर जो है लगभग 37,000 रुपए टन रहता है। 3,000 रुपए टन का जो फर्क रहता है वो बेसिकली 2,500 रुपए का भाड़ा और 500 रुपए की फाइनेंस कॉस्ट, इसको मिला के वो 3,000 रुपए के फर्क पे आता है। मान लीजिए आपको लगता है कि और पैरेलली एक्सचेंज का रेट चल रहा है मान लीजिए 41,000 रुपीज, तो आप क्या कर सकते हैं, दुर्गापुर में माल खरीद के एक्सचेंज में माल बेच दीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा, दुर्गापुर में आप अपने स्टॉक यार्ड में ही माल रखिए, एनसीडीएक्स में ही बेचिए। एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी जो एक्सचेंज और जो फिजिकल मार्केट में ये जो फर्क चल रहा है 41,000 रुपए 1,000 रुपए का, ये एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी जो है स्क्यू होके 200-300 रुपए का रह जाएगा, क्योंकि हमारे पे डिलीवरी नहीं है तो हमारे को स्टैगर्ड पीरियड से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो उस केस में मान लीजिए हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दुर्गापुर में अपने यार्ड में माल रख के एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे स्टील को बेच देंगे एंड नियर टू एक्सपायरी जब स्पॉट और फ्यूचर का फर्क कम हो जाएगा, यानी कि जब हमने ये पोजीशन ली तब ये फर्क 4,000 रुपए का था, जब ये फर्क घट के 3,200-3,300 रुपए का रह जाएगा तो हम स्पॉट वाला माल स्पॉट में बेच देंगे और एनसीडीएक्स से माल खरीद लेंगे। ये तो रहा अदर स्टेशन से नॉन का काम। अब मैं कहता हूँ मंडी गोविंदगढ़ में, मान लीजिए मंडी गोविंदगढ़ में अभी का भाव चल रहा है 42,300 और एनसीडीएक्स पे भाव चल रहा है 41,300 रुपया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सचेंज पे माल खरीद लेंगे और बाजार में 10 दिन आगे की डिलीवरी या 15 दिन आगे की डिलीवरी बेच देंगे, या जो हमारे पे जो इन्वेंट्री हमारी फैक्ट्री प्लांट या गोडाउन में रहती है, जो एक मिनिमम इन्वेंट्री इंगॉट की बिलेट की या स्क्रैप की हम मेंटेन करके चलते हैं, उसमें से हम कुछ एक पोर्शन कम कर लेंगे। और अल्टीमेटली जब ये मंडी जो एक्सचेंज का जो डिस्काउंट है, जब ये 1,000 रुपए से घट के 200-300 रुपए रह जाएगा या कभी एक्सचेंज प्रीमियम पे आ जाएगा, तब हम एक्सचेंज वाली प्लस पोजीशन एक्सचेंज में माइनस कर देंगे और जो फिजिकल में हमने माल बेचा हुआ है वो हम वापस खरीद लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नॉन में भी काम कर सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था, मेरे को लगता है काफी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा अच्छा लगा होगा जानने का।
बाकी और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? आई थिंक नहीं है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आज यहाँ आए और आपने स्टील के बारे में जानकारी ली। आपका कोई भी सवाल हो तो आप ncdx.com पे जाके आस्क अस से नंबर लेके या आप हमारे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट अस में हमारे नंबर्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स के नंबर दे रखे हैं। आपको स्टील या किसी और भी एनसीडीएक्स के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी हो तो विल बी हैप्पी टू help you. Thank you and have a good day. Thank you.